हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल NRN ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नई शुरुआत लेकर आए हैं और ये शुरुआत है क्लास 10th के मैथमेटिक्स से। इस वीडियो में अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे दो चीज़ को डील करेंगे इस वीडियो में। एंड सबसे पहला चीज़ होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे जो कि आपने बचपन से पढ़ा है, लाइक इंटीजर, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, फ्रैक्शन इस टाइप के नंबर से बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम की बात करेंगे। ये लेमा और एल्गोरिदम दो बड़े बड़े वर्ड्स हैं। आपको इन दो वर्ड्स को देखकर डरना नहीं है। क्यों? डरने की कोई नहीं है बात, क्योंकि आपके NRN भैया हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो नए नए वर्ड्स हैं ना, ये देखने में थोड़े बड़े लग रहे हैं, थोड़े अजीब टाइप के लग रहे हैं। ये वैसे हैं लल्लू टाइप के वर्ड। इसे डरना नहीं है। इसे अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए एल्गोरिदम और लेमा क्या है। तो फ्रेंड्स, एक सेकेंड, क्या बोल रही है रितिका? शायरी सुनोगे? अरे अभी पहले पढ़ा लेते हैं यार। ऋतिक, शायरी सुनोगे क्या तुम भी? ऋतिक भी बोल रहा है शायरी सुनोगे, ऋतिका भी बोल रहे हैं शायरी सुनाओ। क्या शायरी सुनना चाहते हो आप लोग? ठीक है, यदि आप लोग बोल रहे हैं तो अपन सुना देते हैं एक शायरी, लेकिन उसके बाद अपन कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ओके, तो शायरी देखिए। शायरी है इस प्रकार से, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करते हैं, कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि ये शायरी आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, रियल नंबर्स। तो बेसिक जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, उसको डील कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन डील करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के, या फिर टाइप्स ऑफ नंबर्स। सब ये थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि अपन बचपन से यही सब पढ़ के आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स पूछते हैं रितिका से। रितिका, क्या आपने इवन नंबर के बारे, नेचुरल नंबर के बारे में कभी पढ़ा है? नेचुरल नंबर, सॉरी, सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ये सारे के सारे लिखाऊंगा नहीं, केवल नाम लिख देता हूँ और आप इसे केवल नोट कर लेना, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अपन केवल समझा देंगे इसको। उसके बाद अपन बात करेंगे इवन और ओड नंबर। इवन और ओड नंबर। उसके बाद अपन बात करेंगे प्राइम नंबर। दिस नंबर इज लिटिल मोर इम्पोर्टेंट। प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन विल बी योर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ओके, लास्ट वन विल बी कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप क्लास 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। काउंटिंग के नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स।
काउंटिंग के नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये अपन बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। उसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट है इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर बेसिकली वो नंबर है, इवन नंबर वो नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स हों या फिर 2 से डिवाइड करने के बाद वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, लाइक 2 4 6 8, these all are even number. And what about odd number? odd numbers क्या है? वे नंबर जो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 दे। क्या दे? रिमाइंडर 1 दे, लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसमें भी सो ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ओड नंबर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू द प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो? केवल 2 फैक्टर्स हो। द नंबर इटसेल्फ एंड 1, द नंबर इटसेल्फ एंड द 1। यदि अपन बात करें 2 की, 2 is a prime number. Why? Because it has only 2 factors, 1 and 2. 1 is factor of every number because 1 divide every number and the number itself. लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ। यदि अपन 2 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला कौन होगा? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यदि अपन 3 की बात करें तो 3 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 5 की बात करें तो इनके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो दीज ऑल आर योर प्राइम नंबर्स। Is it clear? Okay. Now come to the composite number. Composite number is just somewhat similar to the prime number, but the only difference is that it has more than 2 factors. What? More than 2 factors. If you consider a number 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स को देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले, क्या ये 1 से डिविजिबल है? यस है, डिविजिबल। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस। इट मीन्स 4 हैज टोटल ऑफ 3 फैक्टर्स। वे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों उनको अपन बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट नंबर के। 6। क्या 6 को अपन कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भी 2 फैक्टर्स हैं, सॉरी, इनके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जो कि है 1 2 3 एंड द नंबर इटसेल्फ 6। ओके, यहाँ तक क्लियर हुई बातें? यहाँ तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर हो गया। यदि अपन एक नोट की बात कर लें, यदि आप चाहो तो एक कहीं कॉपी में लिख लो नोट में क्या है? 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। दूसरे वर्ड से इसको पूछा जाता है, नंबर को बताइए जो स्मॉलेस्ट प्राइम है। स्मॉलेस्ट प्राइम भी 2 हो जाएगा, 2 प्राइम भी है और इवन भी है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। यदि अपन थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक और चीज पढ़ते हैं इसमें, इंटीजर्स की बात करते हैं। थोड़ा सा इंटीजर्स की। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो ना? क्यों? बोरिंग अगर हो रहे होगे तो थोड़ा लिटिल वेट कर लीजिए आप प्लीज़, क्योंकि अपन ये सब चीज़ें थोड़ा रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें ताज़ा हो जाए, एकदम रिफ्रेश हो जाए। और ये सारे के सारे आपको लग रहा होगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा वाला चीज़ पढ़ा रहे हैं। नहीं, यही सारे जितना जो नंबर हम लोगों ने पढ़ा अभी,
और आगे दो और 3 पढ़ेंगे, तो उन्हीं नंबर को जब कंबाइन कर देते हैं ना तो वही नंबर बन जाता है रियल नंबर्स। समझे? थोड़ा सा अपन इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर ना। फर्स्ट वन पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन नेगेटिव इंटीजर। यदि अपन इंटीजर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यदि इसको मान लेते हैं एक नंबर लाइन है और यहाँ पर है 0, तो 0 के राइट साइड जो भी आएगा, 0 के राइट साइड जो भी आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एट अ पॉजिटिव नंबर, एंड 0 के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स आएंगे उन्हें अपन बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 के राइट साइड में क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अपन 0 के लेफ्ट साइड में बात करें तो ये हो जाएंगे नेगेटिव -1 -2 -3। इंटीजर जब भी अपन डील करेंगे ना तो वो इंटीग्रल वैल्यू लेगा, यानी कि वो उसमें डेसिमल नहीं हो सकता है ना फिर फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इंटीजर 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यदि अपन थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस दें तो व्हाट अबाउट 0? कैन वी से 0 इज एन इंटीजर? यस, वी कैन से 0 इज एन इंटीजर, बट व्हाट अबाउट द साइन? साइन में क्या कहेंगे अपन? क्या 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है? क्या ये एक नेगेटिव इंटीजर है? नहीं। तो आप नॉट डाल के लिख लीजिए 0 इज द ओनली इंटीजर, 0 is the only integer which is neither positive nor negative। यहां तक क्लियर हुई बातें? चलिए, क्लियर हो गई? क्या कहते हैं रितिका? यहां तक क्लियर हुई बातें? यस, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। इंटीजर की बात हो गई और आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर में क्या होगा, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि रैशनल नंबर आपने क्या पढ़ा था। रैशनल नंबर में वे नंबर जिनको अपन P/Q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं उसे अपन रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रैशनल नंबर। यानी कि यदि अपन P/Q के रूप में किसी भी नंबर को लिख लें तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है? यहाँ पर आपको बोला जाता है कि P and Q are integers। P and Q are what? Integers। And also one thing that Q must not be equal to 0। Q जो है वो 0 के बराबर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है 0 के बराबर? ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? P and Q are integers, either it can be positive or negative integers, you know? Yes। तो और Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसका कारण है, मान लेते हैं P का वैल्यू है 2 और Q यदि अपन 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, Q को अपन 0 ले लें तो क्या रैशनल नंबर जो हो जाएगा आपका 2/0 होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा। 2/0 लिखना बहुत ही बड़ी पाप हो जाएगी यहाँ पर। यदि अपन Q को 0 लिख लेंगे क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड में तो ये बहुत बड़ी पाप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए अपन यहाँ पर बोल के रखते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे अपन बात कर लेते हैं इरैशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? इरैशनल नंबर, जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की बात करें तो ये भी कुछ हद तक ठीक है। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये भी नंबर है जो कि P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर से एक रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। वो पहले वाला रेस्ट्रिक्शन जो था P and Q are integers, here P and Q may be integers or decimal number or any number under root, but here also Q must not be equal to 0, then that number will be considered as an irrational number। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपन बात करेंगे ये रियल नंबर भैया क्या है?
रियल नंबर क्या है। चलिए, हमने अभी तक जो पढ़ा, आपने अभी तक क्या पढ़ा रितिका, एक बार रिकॉल कराइएगा। आपने पढ़ा इंटीजर, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और लास्ट में पढ़ा हमने इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। यदि आप इन सारे नंबर्स को एक बहुत बड़े बास्केट में ले लो तो वे सारे नंबर कहला जाते हैं आपके क्या, रियल नंबर्स। आया समझ में कि हम तभी से जो चिल्ला रहे थे और आप लोगों को बोर कर रहे थे कि बच्चा वाला चीज़ पढ़ा के, तो आया समझ में कि हमने इतना क्यों चिल्लाया इसके लिए। क्योंकि अपन जो बचपन से पढ़े हैं ना, वहाँ तक किसी ने नहीं बताया कि भैया आप ये रियल नंबर पढ़ रहे हो। अपन 10th क्लास में आने के बाद पता चला कि ये रियल नंबर नाम का कोई एक चैप्टर है। तो रियल नंबर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यूनेस इन रियल नंबर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस नंबर्स, यू नो। क्यों? क्योंकि हमने जो बचपन में पढ़ा उसी को यदि अपन एक साथ कलेक्ट कर लें, कंबाइन कर लें, वही तो रियल नंबर है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब आगे अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो का होने वाला है, वो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको इससे देखकर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? सबसे पहले अपन इस चीज़ों को समझ लेते हैं। लेमा क्या होता है, इसको ये कभी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये एक ना तो कभी आज तक पूछा नहीं है। इसको केवल आप समझ लीजिए। लेमा क्या होता है? लेमा कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज आ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव करके दिया गया वो स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेमा क्लियर हुआ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? लेमा इज आ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statement. Okay, now come to the algorithm. एल्गोरिदम वर्ड से आप फेमिलियर हो जाओ अभी, क्योंकि यदि आप हायर क्लासेस में जाओगे एल्गोरिदम वहाँ भी आएंगे। यदि आप कंप्यूटर से थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहते हो तो वहाँ भी एल्गोरिदम हम लोग करते हैं। एल्गोरिदम समझते हैं होता क्या है? एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है। यदि अपन बात करते हैं किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, उसका कुछ ना कुछ स्टेप्स है ना कुछ प्रोसेस है ना, उसका वही है जो प्रोसेस अपन यूज करते हैं उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। यहाँ तक क्लियर हुआ? एल्गोरिदम और लेमा से क्या अब आप फिर से डरोगे? नहीं डरना है, डरना मना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज से आपने जो याद रख लिया, जो याद किया, उसे भूलना भी मना है। अब भैया भूलेंगे कैसे? नहीं भूलना तो अपन माइंड का ये है, स्वभाव है ना। किसी भी चीज़ को जब तक ना भूलेंगे तो नया चीज़ आएगा कैसे? ऑफ कोर्स आई एग्री टू योर स्टेटमेंट्स, बट आपको भूलने से एक ही चीज़ रोक सकता है, जो कि मैंने अनाउंसमेंट वाली वीडियो में भी बोला है। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। वो बहुत ही मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। भूलने का नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं भूलने का एक ही मूल मंत्र है, दैट इज व्हाट? रिवीजन, रिकॉल, रिकेप। पढ़े हुए चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिकेप करना, बार बार रिपीट करना, दैट इज द ओनली मूल मंत्र बाय विच यू कैन रिमेंबर एनीथिंग फॉर एवर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपन बात करेंगे आगे इसके बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है बेसिकली। इसे समझने के लिए अपन बात करेंगे एक स्टोरी की, और वो स्टोरी एक पजल टाइप की है। उसी पजल को अपन सॉल्व करेंगे। पजल ये है, स्टोरी ये है कि
कोई एक सेलर है, एक सेलर है, ये एनसीईआरटी की स्टोरी है। कोई एक सेलर है, वो किसी विलेज में जाता है एक सेल करने के लिए। तो सामने जो बैठा है ऋतिक, इसी की तरह एक बेरोजगार लोग रहते हैं, वे उनसे हॉट टॉक कर लेते हैं। और हॉट टॉक के दौरान क्या हो जाता है कि वे जो एक सेलर अपना बास्केट लिए हुए रहते हैं, वो एक वाला बास्केट नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और उनके सारे एग्स फूट जाते हैं, सारे एग्स बर्बाद हो जाते हैं। अब जो एक सेलर है वो क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं। होता है ना, गांव में यदि कोई एक विवाद खड़ा हो जाता है, विलेज में कोई एक विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए अपने जो विलेज के मेन मेंबर्स होते हैं, विलेज के जो पंच होते हैं, उसी टाइप से एक पंचायत बुलाते हैं। वो उनका मोटो केवल ये रहता है कि जो एग्स बर्बाद हुए हैं वो उन्हें कॉम्पेंसेट कर दिया जाए, उनकी वो भरपाई कर दें। वो कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट रखते हैं। एक सेलर जो है थोड़े पढ़े लिखे इंसान है, और ये ऋतिक के तरह जो है बेरोजगार नहीं है, नल्ले नहीं है। एक वाले जो इंसान है थोड़े पढ़े लिखे हैं, और ऋतिक के तरह वो थोड़ा समझ सकते हैं कि उतने उदंड टाइप के नहीं है। तो वो बोलते हैं कि पंचायत के लोग पूछते हैं कि आपके टोकरी में कितने एग्स थे, तो वो एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। वो बोलते हैं कि यदि आप टोकरी में बास्केट में जो एग्स थे उससे यदि आप काउंट करते हैं पेयर्स में, तो एक बच जाता है। इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। ठीक है, यदि आप उस एक को 3 करके काउंट करते हैं तो 2 बच जाएंगे। यदि आप उस एक को 4 मतलब एक बार में 4 लेते हैं, 4 करके काउंट करते हैं तो 3 बच जाएंगे। यदि आप 5 करके काउंट करते हैं, 5 लेकर एक बार में 5 लेते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं, तो आपके पास 4 एक बच जाएंगे टोकरी में फिर से। यदि आप 6 एक साथ लेकर काउंट करते हैं तो 5 एक बच जाएंगे, एक्स बच जाएंगे। यदि आप 7 एक्स एक साथ लेकर काउंट करते हैं तो एक भी एक्स नहीं बचेंगे। और साथ में वो एक स्टेटमेंट और भी बोलता है कि माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, यानी कि उसके बास्केट में 150 एग से ज़्यादा, उसकी बास्केट की जो कैपेसिटी है 150 एग से ज़्यादा नहीं है। तो ये पजल अपन अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं उनके जो बास्केट्स में नंबर ऑफ एग्स थे वो एक के बराबर थे। एक कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लेते हैं नंबर ऑफ एग्स वो था ए। क्या था, ये अपन क्या कर लिए हैं, लेट कर लिए, मान लिए हैं। मान लेते हैं कि उनके बास्केट में जो टोटल नंबर ऑफ एग्स थे वो ए, और उन्होंने बोल के रखा है उसके बास्केट में उसकी जो बास्केट की कैपेसिटी है वो 150 से ज़्यादा नहीं है। तो क्या आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर पाओगे कि ए का जो वैल्यू होगा वो 150 के बराबर होगा ना? बिल्कुल होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से रिवर्स थोड़ा सोचेंगे। रिवर्स इसलिए सोच रहा हूँ ताकि हमें कुछ ऐसे इंटीजर्स को इसमें इंक्लूड करना है जो कि इस स्टेटमेंट को पूरा करेगा। इन्होंने बोल के रखा है लास्ट में, इफ काउंटेड इन 7s नथिंग विल रिमेन, यानी कि यदि आप 7 एग्स को एक साथ करके काउंट कर लेते हैं, एक बार 7 एग्स लें, फिर दूसरा अलग 7 एग्स लें, फिर तीसरा 7 एग्स का एक फाइल बना लें, तो उस तरीके से यदि आप काउंट करोगे तो एक भी एग्स नहीं बचेंगे। यदि आप मान लेते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू 7p प्लस 0। इस तरीके से अपन लिखेंगे। ये अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a को
150 के बराबर इक्वेट करना है, और ये जो P बताएगा कि कितने नंबर ऑफ 7 वाले पाइल्स होंगे, 7 जो एक अपन एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो कितना बचेगा, यानी कि P भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जब अपन 7 करके एक साथ काउंट करते हैं तो वो 0 बच जाता है उसमें, यानी कि कोई भी अंडा नहीं बचता है उसमें, कोई भी एक्स नहीं बचते हैं, यानी कि इट विल एक्ट एज अ रिमाइंडर R। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। If counted in 6, 5 eggs will remain. Now we will include one new integer that will be q. Therefore a will be क्या, a will be 7q plus what, 5 will remain, sorry, a will be 6q plus what, 5। बोल रहा है कि यदि आप 6 के यदि आप 6 अंडे लेकर काउंट करोगे तो टोकरी में जो अंडा, बास्केट में जो अंडा बचेगा उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ काउंटेड इन 5, 4 विल रिमेन। तो ए को क्या लिख पाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से लिख पाएंगे। ए को 5r, फिर से नया इंटीजर, प्लस 4। सिमिलरली 4, यदि आप 4 अंडे लेकर एक साथ काउंट करोगे तो 3 बच जाएंगे। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 3s प्लस, सॉरी, ए बराबर 4s प्लस 3, फिर 2 लेके काउंट करोगे तो 3 लेके काउंट करोगे तो 2 बच जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3t प्लस 2। एंड नेक्स्ट वन, ए, यदि आप 2 अंडे लेकर एक बार काउंट करोगे तो आपके पास जो अंडे की संख्या बचेगी वो, इसको मान लेते हैं, वो 1 बच जाएगा। क्या, 1। यहाँ से यदि आप एक जनरल स्टेटमेंट निकालना चाहो वेरिएबल के रूप में, 3 अलग अलग वेरिएबल के रूप में, 3 अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, a इज इक्वल टू bq प्लस r। a इज इक्वल टू वॉट, a विल बी इक्वल टू bq प्लस r। इसको देखिए, और a विल बी इक्वल टू bq प्लस r, इसको देखिए, और इन सारे चीज़ों को देखिए, इन सारे जो एक्सप्रेशन लिखे गए इन सब को देखिए। ये थोड़ा मतलब ये इससे मिलता जुलता है। कैसे, यदि अपन पहले वाले को देखें तो पहले में एज बराबर है 2u प्लस 1, यानी कि आपने क्या कर दिया, पहले वाले में b को 2 रख लिया और r को 1 रख लिया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करा, 3t प्लस 1, b को 3 रख लिया, t को q रख लिया, 2 को r रख लिया। सिमिलरली इस तरीके से जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, b का वैल्यू मिल जाएगा आपको क्या, 7 6 5 4 3 2। b क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 एंड 2। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, b के वैल्यू हो जाएंगे। और r के बारे में आपका क्या ख्याल है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r 0 के बराबर है, 5 के बराबर है, 4 के बराबर है, 3 के बराबर है, 2 के बराबर है, 1 के बराबर, यानी कि r बराबर 0 0 5 4 3 2 1। यदि यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब अपन बात करेंगे इसका जो प्योर स्टेटमेंट है, जो कि एक थ्योरम के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है वो लिखा हुआ है। यदि आप आगे बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको अपन इरेज करते हैं। ओके, लिखा हुआ है ये जो थ्योरम है। अब अपन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थ्योरम क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है, थ्योरम है ये, क्या कहता है वो, फॉर एनी
two positive numbers, for any two positive numbers A and B, there exist unique positive numbers Q and R such that A is equal to B, such that A is equal to BQ plus R. Sorry, there exists unique positive number Q and R such that A is equal to BQ plus R. Now here one restriction comes to the R, that is R can take value either 0 or greater than 0 but less than B. This is most important. और आप इस पहले वाले पजल में ये फील भी किया होगा, ये ऑब्जर्व भी किया होगा। यदि पहला लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या था उसमें रिकॉल कीजिए, A इज इक्वल टू 7P प्लस 0, फिर था A इक्वल टू 6P 6Q प्लस 5, इस तरीके से था। तो वहाँ से आप कंक्लूड करोगे क्या, B जो है R का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा होगा बट B से छोटा होगा। दिस इज योर स्टेटमेंट, दिस इज योर थ्योरम, जो कि यूक्लिड्स ने दिया था। यूक्लिड ने यही थ्योरम दिया है कि यदि आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर A और B है तो कुछ ऐसे भी इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिसके नाम है Q और R, और वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R के बराबर होता है, और R के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो कि आपको पता चल गया। अब यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम तो भैया पढ़ लिए, एल्गोरिथम तो पढ़ लिए, इसका यूज कहाँ करेंगे? यस, योर क्वेश्चन इज जेन्युइन। इसका अपन यूज करेंगे HCF फाइंड करने में। किसमें? टू पॉजिटिव दो गिवन नंबर्स के HCF फाइंड करने में पहला एप्लीकेशन होगा, और दूसरा एप्लीकेशन होगा कि किसी भी दो नंबर्स को प्रूव करना है कि वो नंबर आइदर पॉजिटिव है, आइदर वो सम है या फिर आइदर वो नंबर ओड है कि इवन है। तो ये अपन प्रूव करने में बात करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से, इस टॉपिक से दो ही टाइप के सवाल आते हैं। पहला टाइप का सवाल क्या आता है, आपको दो इंटीजर्स दिए रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और बोल दिया जाएगा कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दैट। दूसरा टाइप का सवाल रहता है प्रूफ करने वाला। तो अब अपन सवाल पे आते हैं, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया। वो सवाल है क्या, रीड कीजिए। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ना सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो अपन अभी देख रहे हैं। दो नंबर्स आपको दिए गए हैं 455 एंड 42। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन वो चेक कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन A इज इक्वल टू 455 एंड B इज इक्वल टू 42। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किस एल्गोरिथम से? यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, जो हमने अभी तक सीखा। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे क्या, यहां से
कि ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। तो अपन लगाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है? यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम we can write a is equal to bq प्लस आर। ये वाली चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर r जो है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है, बट b से छोटा है। हमने a किसको एज्यूम करा है? 455 को, और b किसको एज्यूम करा है? 42 को। q और r अपने मन से, अपने दिमाग से लिखना है। ये एक सेकेंड, एक चीज़ बताना भूल गए। ये जो है ना, बेसिकली आपने जो बचपन में डिवीजन पढ़ा है ना, दो नंबर्स को मतलब दो नंबर्स का डिवीजन क्या होगा, वही है। जैसे अपन मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लेते हैं 7 और एक 2 ले लेते हैं। बोलते हैं कि 7 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो आप क्या करते हो? या तो वो नंबर आप सेलेक्ट करते हो जो कि 7 से नियरेस्ट हो या फिर 7 के बराबर हो। तो 3 टाइम्स में आता है 6, जो कि 7 के नियरेस्ट है। 7 के बराबर तो 2 के टेबल में 7 आएगा नहीं, तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 7 6 3 टाइम्स में 6 हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको डिविडेंड और ये डिवीजन। ये यदि अपन इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखें तो 7 को क्या अपन नहीं लिख पाएंगे? 3 × 2 + 1। यहाँ से एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। शॉर्ट में लिख देता हूँ। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज सिमिलर टू दैट आई हैव रिटन हियर। ओके, यदि अपन इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करें, आपको दिया गया है A 455 है और B 42 है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज 455 इज इक्वल टू 42 इंटू, अब यहाँ कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि अपने पास या तो 455 आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट वाला वैल्यू आए। आया समझ में? क्या आए? 455 आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट वाला वैल्यू आए। ओके, तो अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 टाइम्स में आपको मिल जाएगा क्या? 42 × 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 आएगा, और 420 में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 55 तो आपके पास निकल के आएगा 35। ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। वो कैसे रिपीट होता है देखिए। उसके बाद अपन यहाँ से एक नंबर उठाते हैं B। यदि अपन इसको B माना है, इसको R, तो यहाँ से एक नंबर उठाते हैं जो कि होगा 42। अब दिस विल एक्ट एज A एंड दिस विल एक्ट एज B। यहाँ पर पहले वाले में A हुआ था क्या? 455 एंड B क्या हुआ था? 42। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप A क्या होगा? 42 के बराबर, और B क्या होगा? 35 के बराबर। तो लिखते हैं 42 इज इक्वल टू 35 × 1 प्लस 42 में 35 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 आएगा। नाउ अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस बट कीप अ लिटिल चेंज, दैट इज 35. नाउ 35 will act as A and 7 will act as a B.
तो 35 बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। ध्यान देने वाली बात यह है, इस वाले प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगी तब अपन समझेंगे कि दिए गए 2 नंबर्स का जो HCF है वो लास्ट में जो वैल्यू आता है B का वही है। यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 455,42 इज इक्वल टू 7। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें एक टाइप का सवाल और बच चुका है जो कि है प्रूफ करने वाला सवाल। प्रूफ करने वाला सवाल करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को बंद कर देंगे, आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो अगला सवाल है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट every positive odd integer is of the form 2q plus 1। सो करना है क्या, हर वो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में लिखा जाता है और हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखिए ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, ये सवाल आते हैं और 2 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में इसको ये सवाल आते हैं, बार बार आते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, यदि आप इस तरीके की कुछ देखते हो तो आपके माइंड में तुरंत से स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम से बनेगा। क्यों भैया, क्यों स्ट्राइक होगा मेरे माइंड में ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ के रखा इस टाइप का A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट का कुछ चीज़ आपने पढ़ के रखा है ना, ये कुछ उसी से मिलता जुलता है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एकदम ट्रेडिशनल तरीका है। वो क्या है कि अपन मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B है, ठीक है, और यहाँ पर B का वैल्यू आप खुद से बता सकते हो कि B जो है 2 के बराबर होगा ना, यस होगा। यहाँ पर भी B जो है 2 के बराबर होगा। यदि अपन ऐसा एज्यूम कर लिया कि A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एज्यूमिंग A एज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, ठीक है, तो लिखेंगे एज्यूमिंग A and B 2 positive integers, 2 positive integers, कॉमा डालेंगे और लिखेंगे A जो है B से बड़ा होगा। कैसा होगा? A B से बड़ा होगा। तो क्या अपन बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम से क्या अपन बोल पाएंगे कि A जो होगा BQ प्लस R के बराबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। और R जो होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर और B से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दे के रखा है दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 2Q प्लस R। क्योंकि B का वैल्यू आपको दिया गया है B बराबर 2। जब B बराबर 2 हो गया तो R पर जो कंडीशन है R 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है और B से छोटा है, तो क्या अपन यहाँ से R के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? यस। R बराबर क्या होगा? 0 1, 2 ही वैल्यू। R कितने वैल्यू ले सकते हैं? मैक्सिमम 2 वैल्यू ले सकते हैं। क्यों? R 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है लेकिन B से छोटा है, तो R कितने वैल्यू लेंगे? 2 वैल्यू लेंगे। जब
व्हेन r इक्वल टू 0 देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2q प्लस 0 यानी कि 2q ना, एंड व्हेन a इज इक्वल व्हेन r इक्वल टू 1 देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप यहाँ से कंक्लूड कर पाओगे, क्या कंक्लूड कर पाओगे कि जब r का वैल्यू 0 होगा तो वो इंटीजर एक इवन इंटीजर होगा। क्यों होगा इवन इंटीजर? q के साथ 2 मल्टीपल, q जो है 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। और जब r का वैल्यू 2q प्लस 1 होगा तो ये वाला तो टर्म क्या है, इवन है ना। इवन में जब भी कोई एक ऑड नंबर ऐड करेंगे वो हमेशा ऑड नंबर देगा, यानी कि जब r जो है 1 के बराबर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा इंटीजर, कैसा इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा, देयरफॉर सो इफ a इक्वल टू 2q देन इट इज एन इवन इंटीजर and if a is equal to 2q plus 1 then it is an odd integer। ओके, odd integer समझ में आया? अब आपका टॉपिक ये खत्म हो गया। एक होमवर्क असाइन करता हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड यदि आप रेफरेंस बुक को कंसिडर करते हैं, को यूज कर रहे हैं, रेफरेंस बुक लाइक RS अग्रवाल और एस चंद और RD शर्मा, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगे उसे आप गो थ्रो हो जाइए, सारे के सारे सवाल बनेंगे। और कुछ अगर डाउट रहता है यहाँ पर तो डिस्कशन करूँगा मैं मेनली NCERT का। यदि आप लोगों को कोई एक डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ से अपन पिकअप कर लेंगे। यदि वो डिस्कस करने लायक डाउट होगा तो अपन उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन NCERT पर अपना मेन फोकस रहेगा। NCERT के एक्सरसाइज को अपन छोड़ेंगे नहीं, NCERT के एक्सरसाइज को अपन डिस्कस करेंगे। तो अगले जो क्लास में अगला जो लेक्चर्स होगा वो NCERT का डिस्कशन होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब अपन अगले दिन मिलेंगे दूसरा सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए आप मोटिवेटेड रहिए, मस्त होके पढ़ाई कीजिए और फालतू की कामों में टाइम बर्बाद मत कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।